नमस्कार, मैं हूँ एकता सोडी और आज आपसे रूबरू हूँ चंडीगढ़ दर्पण पर। जैसे कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ दर्पण पर हर बार हम आपसे रूबरू कराते हैं ऐसी शख्सियत को। हर बार एक ऐसी शख्सियत आपसे मुलाकात करती है जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स की हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, उनसे प्रोत्साहित होते हैं, यंग जनरेशन उनसे इंस्पायर होती है। इस बार जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो एक यंग अचीवर है जो आज पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है और उनका सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी विद फॉरेंसिक्स। तो आइए मुलाकात करते हैं रितिका वर्मा से। रितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। रितिका की इंट्रोडक्शन एक रिसर्च स्कॉलर की तरह कहना एक कंप्लीट नहीं होगा। उनकी कंप्लीट इंट्रोडक्शन के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इतनी सी उम्र में रितिका नेशनल अवार्ड विनर हैं और नेशनली रिकग्नाइज पर्सनैलिटी हैं। तो आइए रितिका से ही जानते हैं कि किस फील्ड में इन्होंने अपनी शुरुआत की और क्या है इनकी जर्नी। रितिका, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने एंथ्रोपोलॉजी में ही अपनी एजुकेशन शुरू की, मास्टर्स की, और इसी दौरान आप एनएसएस का हिस्सा बनी। तो कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई और कहाँ से आपका अवार्ड्स और ये मेडल्स का सिलसिला शुरू हुआ? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं दूरदर्शन का और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और अपने विचार रखने का मौका दिया। जी जी। तो नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको बताना चाहती हूँ। नेशनल सर्विस स्कीम अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अफेयर के अंडर आता है। तो नेशनल सर्विस स्कीम स्टार्ट किया गया ताकि एक मीनिंगफुल लिंकेज बनी रहे स्टूडेंट्स की उनकी कम्युनिटी के साथ में। जी। तो नेशनल सर्विस स्कीम 1969 में स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी जी के जब 100th बर्थ ईयर था तब। तो उस टाइम पे दी देन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन VKRV राव थे जब ये 37 यूनिवर्सिटीज़ में नेशनल सर्विस स्कीम आया। और आज अगर हम बात करें तो नेशनल सर्विस स्कीम ऑलमोस्ट इन एवरी यूनिवर्सिटी है और हर स्कूल में ये है। तो नेशनल सर्विस स्कीम बेसिकली स्टार्ट होता है हमारा 12th क्लास से, +2 लेवल से। तो +2 लेवल पर जब हम बात करते हैं हर स्कूल में, जब नेशनल सर्विस स्कीम की बात आती है तो बच्चों को लगता है कि एक सर्टिफिकेट हमें मिलेगा, जी, वेटेज मिलेगी, जी उसकी वेटेज मिलेगी और हमें हो सकता है आगे कॉलेजेस में जाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो मुझे भी था। आई एम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड बेसिकली। तो मेडिकल में जनरली स्कूल्स में क्या होता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स पे थोड़ा रखते हैं कि आप पढ़ाई कीजिए, सो यू डोंट नीड टू करिकुलम्स में मत जाइए। बट आई वाज अ स्टूडेंट जिसका म्यूजिक में और सोशल एक्टिविटीज़ में कुछ एक इंटरेस्ट था। बट मुझे एनएसएस में स्कूल में हमें कुछ गोल्स क्लैरिटी नहीं होती है जिसको लाना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। एंड देयर वॉज अ ब्लर पिक्चर। आई वॉज वेरी फॉन्ड कि मैं स्टेज पे जाऊँ और जनरली चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो स्टेज पे जाके डिबेट करना हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, मुझे बहुत शौक था इन चीज़ों का। देन इन माई स्कूल आई जॉइंड एनएसएस। तो आफ्टर स्कूलिंग आई गॉट एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी इन माई बैचलर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो वहीं बैचलर्स के सेकेंड ईयर में हमारा सिलसिला स्टार्ट हुआ जब मैंने पहला 7 डे स्पेशल एनएसएस कैंप लगाया। तो वहाँ पे जो हमें हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स थे, चाहे वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे, हमें सबने सपोर्ट किया। हमें आगे आने का एक मौका दिया कि आप स्टेज पे आइए और अपने विचारों को इस तरीके से रखिए कि जो आपके विचार हों वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हों कम्युनिटी को लेके। धीरे धीरे हम आगे चलते गए। हमें एक अडॉप्ट करने का जो विलेज है, बेसिकली एनएसएस में हम एक विलेज को अडॉप्ट करते हैं। हमने वो विलेज अडॉप्ट किया और उसमें हम रोज़ जाते थे अडॉप्ट विलेज में और लोगों से इंटरेक्शन करते थे। तो जब लोगों से इंटरेक्शन स्टार्ट हुई तब हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते थे कि लोग पता नहीं हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी स्वच्छ भारत अभियान का। तो जब हमारे गवर्नमेंट ने ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो हमारा एक मेन मोटिव ये था कि हम लोगों को जाके डोर टू डोर अवेयरनेस करें स्वच्छ जो है हमारा ड्राई एंड वेट वेस्ट सेग्रीगेशन की। तो हम जाते थे, कुछ लोग हमारी बात सुनते थे, कुछ नहीं सुनते थे। तो हमें बुरा भी लगता था कि ये तो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। बट जब हम डेली बेसिस पे वहाँ हमने जाना स्टार्ट किया देन पीपल स्टार्टेड लिसनिंग अस एंड उससे हमें एक बूस्ट मिला कि जब लोग हमारी बात सुन रहे हैं और सही बात को जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप है वो खुद ब खुद हो रही है। और जब हम एनएसएस की बात करते हैं तो एनएसएस का काम
हमें यही सिखाता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज। ओके, तो यहाँ से जो मेरी जर्नी है मैम स्टार्ट हुई। रितिका, इस जब आपने कहा कि आप गाँव में जाते थे, लोगों से डिस्कशंस करते थे, तो इस सब में आपकी पढ़ाई भी थी, मेडिकल स्टूडेंट भी थे आप, एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, एक पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, टाइम देना, टाइम डिवोटिंग सब्जेक्ट है, तो फैमिली कितना सपोर्ट करती थी और क्या किसी ने कभी रोका नहीं कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, कि क्या मिलेगा इससे, या यू नो? हाँ जी मैम, जनरली मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है हर चीज़ में। जैसे हम वॉल पेंटिंग्स करते थे तो पेरेंट्स नेवर स्टॉप्ड मी कि आप घर पे रहो। तो जैसे मेरा घर दूर था तो मैं कभी शाम को लेट भी हो जाती थी, बट पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि आप, बट हमें बता दो कि आप हो कहाँ और क्या कर रहे हो। तो उनको बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छा हमारा बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है। उनको ये था कि अगर आप मेडिकल में आगे कर रहे हो कुछ ना कुछ, आप अगर सोशल सर्विसेज में टाइम दे रहे हो, यू आर जस्ट डेवलपिंग योर सेल्फ, मोर कमिंग क्लोजर टू सोसाइटी के प्रॉब्लम्स समझ में आती हैं। जी। और थोड़ी थोड़ी देर बाद जब हमारा, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा जो रेजिडेंस है उसके आसपास भी मैंने ये काम स्टार्ट किया था, बिकॉज इट्स अ विलेज। तो जो मैंने वहाँ सीखा अपने कॉलेज में या अपने एकेडमिक्स में, जो मैंने एनएसएस में सीखा, वो मैं कोशिश करती थी कि कम्युनिटी को गिव बैक करती रहूँ टाइम टू टाइम। तो पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा है, इवन फ्रॉम माय डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है, चाहे वो किसी कैंप में जाना हो, चाहे वो आपका पढ़ाई का हो, तो एवरीबडी हैज सपोर्टेड मी। फैमिली सपोर्ट कर रही थी। फैमिली सपोर्ट से ही एक बात है कि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी एनएसएस में दी जाती है इन सब कामों के लिए? मैम बेसिकली ग्रांट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री टू द इंस्टीट्यूशंस। तो डायरेक्टली हमें ग्रांट का मीन्स हमें मतलब हमें रिफ्रेशमेंट्स मिलती हैं। तो एक बच्चों के लिए स्कूल लेवल पे एक मोटिवेशन होता है कि हम अगर स्वच्छता अभियान करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट मिलेगी। तो एक ये मोटिवेशनल फैक्टर है जो कि ग्रांट मिनिस्ट्री हमारे इंस्टीट्यूशन को देती है, और वही हमें थ्रू सर्टिफिकेट्स और रिफ्रेशमेंट्स हमें मिलता है। अदरवाइज इंडिविजुअली आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट एज सच नहीं मिलता है। एनएसएस में जब हम बात करते हैं तो वॉलंटियरिज्म की बात होती है। तो आपको एज ए स्वयं सेवक आगे आना होता है टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। जी मैम। तो फिर इसी बात से अगर फाइनेंशियल सपोर्ट इस तरह से नहीं मिलती तो सोसाइटी में बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं, तो क्या आपके साथ भी एक्सपीरियंस ऐसे होता था, कुछ एनजीओज भी सपोर्ट करते थे आपको? मैम हमने जनरली जितना सारा काम किया यूनिवर्सिटी में वो पर्टिकुलरली एनएसएस में ही किया है। तो बाद में हमारे साथ थोड़े जो एनजीओज हैं फ्रॉम चंडीगढ़, फ्रॉम ट्राई सिटी, वो जुड़ना शुरू हुए, बिकॉज दे ऑल्सो नीड वॉलंटियरली जो आप सर्विसेज कर सकते हैं। तो जनरली हमारा सारा एनएसएस का ही काम रहा है। जी। अब आते हैं आपके अवार्ड्स पे। तो एक आध अवार्ड नहीं, एक लंबी लिस्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम 2018। तो आप ही से जानना चाहेंगे सबसे पहला अवार्ड क्या था और कैसे अवार्ड्स की जर्नी आपने तय की और कैसे आप फील करते हैं? जी मैम, सबसे पहले हमारा जो अवार्ड मिला था दैट वाज स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप अवार्ड। तो वो हमें हमारी पूरी टीम को मिला था। भारत सरकार ने एक स्कीम जो इंटर्नशिप है वो चलाई थी फॉर यूथ, ताकि वो एक गांव को अडॉप्ट करें और उसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ करें ताकि उस गांव को डेवलप किया जा सके। वहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान से लेकर नशा मुक्त अभियान हो, या जेंडर सेंसिटाइजेशन हो, या पेड़ लगाना हो, या जल शक्ति अभियान हो, और साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी रहती थी। तो जब हमने वो गांव जो हमारा अडॉप्ट किया हुआ था, हमने वहाँ पे पूरा 1 मंथ वर्क किया। तो हमने अपनी जो रिपोर्ट है वो बनाई और यूनिवर्सिटी के थ्रू वो रिपोर्ट स्टेट लेवल पे गई। देन हमारी जो टीम है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। 2018 में इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड देन सेम इंटर्नशिप हैड केम, उस टाइम पे वी गॉट 3rd प्राइज एट स्टेट लेवल 2018 में स्टेट लेवल। जी। एंड देन इन 2019 हमने सेम चीज़ दोबारा करी एंड वी गॉट 2nd प्राइज एट स्टेट लेवल। और वही हमारी सेम चीज़ यूनिवर्सिटी लेवल पर भी रिकॉग्नाइज हुई। देन आई ऑल्सो गॉट बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड इन द यूनिवर्सिटी फ्रॉम वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो है ये सिलसिला जारी रहा, चाहे वो कोविड के दौरान काम करना हो, चाहे वो वुमेंस डे पे कुछ अवार्ड मिलना हो। तो फाइनली फिर मैंने नेशनल कैंप्स भी लगाए टू रिप्रेजेंट चंडीगढ़। तो देन आई गॉट द नेशनल अवार्ड। जी मैम।
तो किसने दिया अवार्ड और कैसा फील किया आपने उस वक्त? जी मैम, नेशनल अवार्ड जो मुझे दिया था ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी ने। तो इट हैज़ बीन कॉन्फर्ड इन दिल्ली ओनली। ओके। सो मुझे पता नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है, एंड आई वाज इन माय होम ड्यूरिंग दैट टाइम। कोविड चल रहा था उस टाइम पे। देन आई रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम द मिनिस्ट्री दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द अवार्ड एंड आपको दिल्ली इतनी तारीख को आना है। तो फॉर द व्यूअर्स हम साथ ही साथ अपनी स्क्रीन पर भी ये मोमेंट कैप्चर करके दिखा रहे हैं। जी। तो जब हम वहाँ दिल्ली गए, सो हमें वहाँ पे एक बहुत बढ़िया जगह पे ठहराया गया, जहाँ पे चंडीगढ़ से मैं अकेली एक थी वॉलंटियर, एंड देन मेरे साथ एक साथी थे, एंड बाकी जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो है आई थिंक 28 वॉलंटियर्स को ये अवार्ड कॉन्फर किया गया था उस दिन। तो ये जो नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड है वो 24 सितंबर को एवरी ईयर दिया जाता है। तो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुझे ये अवार्ड कॉन्फर किया। सो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैंने अपना ही नहीं बल्कि हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, मेरे पेरेंट्स हैं, या जिन्होंने मेरी टीम ने मेरा हमेशा साथ दिया है, तो वो सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही थी कि मैंने आज उनके अपने साथ साथ उनका नाम भी रोशन किया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उस टाइम पे मुझे। जी एग्जैक्टली। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें रितिका, जैसे कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, ये जो आप सोशल एनएसएस में काम करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, विलेजेस को आप अडॉप्ट करते हैं, फिर उनमें कितने तरह के आप स्कीम्स चलाते हैं, तो आपने साथ साथ में पैरेलली एक टफ सब्जेक्ट को एज अ चॉइस रखा है, तो अब आप रिसर्च में भी हैं, तो हाउ डू यू मैनेज टाइम और क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं इस बीच आपको? मैम ऑब्स्टेकल्स तो आते हैं, बट मैं ऑब्स्टेकल्स को एज अ प्रॉब्लम नहीं समझती हूँ। आई टेक देम एज अ चैलेंज। सो आई एक्सेप्ट द चैलेंज एंड आई विन द चैलेंज। तो जनरली जो मेरा सब्जेक्ट है तो उसमें मुझे टाइम देना पड़ता है, नो डाउट, बट जब मैं एनएसएस की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी के साथ जुड़ के मैं अपना जो स्ट्रेस है उसको रिलीव कर रही हूँ। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जब मैं सॉल्यूशन ढूंढती हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा पार्ट था, मैंने कुछ पे बैक किया है सोसाइटी को, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको ऐसे कि नहीं लेती हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट होगा या मेरे को सिर्फ स्टडी ही करनी है, बिकॉज आपको आपकी लाइफ में एक ही लाइफ है मुझे लगता है, तो उसी लाइफ में आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, क्योंकि एनएसएस में एक सकारात्मक सोच जिसकी हम बात करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स की बहुत ज़रूरत रहती है। एंड जब आपके साथ आपके प्रोग्राम ऑफिसर्स हों जो आपको सपोर्ट कर रहे हों, जो आपके पीएचडी सुपरवाइज़र हों वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेन जो है आपका फैमिली सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको अपना टाइम मैनेजमेंट आप करना सीख जाते हैं। सो आप स्टडी के टाइम पे आपका फोकस स्टडी पे रहता है, और जब आप कम्युनिटी में जाते हो तो आपको लगता है नहीं, कम्युनिटी में भी जितना हो सकता है उतना हम कर लें। तो हमें मुझे लगता है कि हम जैसे जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हमारी जो डेवलपमेंट है, जब तक जो नेशनल सर्विस स्कीम का एक मोटो है दैट इज़ नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप, तो उसमें जो आपकी सेल्फलेस सर्विस है, जब तक आप वो नहीं शो करोगे तब तक आपको जो आगे बढ़ने के रास्ते हैं वो नहीं खुलेंगे। तो जो भी हमने सेल्फलेस सर्विस करी है अपनी कम्युनिटी को देने के लिए, तो वो विद टाइम मैनेजमेंट अपने आप होती रही, और जैसे कहते हैं ना कि हम देखते रहे कि हमारा रास्ता खुल रहा है, हमने हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। तो और विद टीम हमारी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो हमारे अंदर एनएसएस ने दी हैं, तो वो अपने आप ऐसी चीज़ें मैनेज हो गई कि आपको सपोर्टर्स ही सपोर्टर्स मिले, आपको कोई पीछे खींचने वाला मिला ही नहीं, आपको पुश करने वाले मिले हैं कि आपने ये करना है, आप जाइए, आप कीजिए। तो ये मुझे सपोर्ट मिला है। तो शायद मुझे लगता है कि मुझे ये डिफरेंस कभी पता ही नहीं चला कि मुझे पढ़ाई किस टाइम पे नहीं करनी है या करनी है, या कैसे मैनेज करना है। जी मैम, गुड टू नो। और जो यंग हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा मैसेज है कि हम सोचते हैं कि इतनी टफ पढ़ाई के साथ कुछ और कैसे किया जा सकता है, लेकिन अगर आप दिल से कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ ईजी और आपको उसमें मज़ा आने लगता है। वेरी इंटरेस्टिंग। रितिका, अब आते हैं आपकी रिसर्च पे। जी, सबसे पहले तो अब व्यूअर्स को बता दें कि रितिका का रिसर्च का टॉपिक है forensic anthropology. So it's a rare I think topic to pursue for research. कैसे ये ख्याल आया आपको? मैम बेसिकली
आई हैव बीन ग्रेजुएटेड इन एंथ्रोपोलॉजी इटसेल्फ। Yes, जो मेरा exactly. पीजी है वो भी एंथ्रोपोलॉजी में ही है। जी। एंड फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इज़ बेसिकली अ सब पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ओके। तो जब मैं बैचलर्स या मास्टर्स में मेरी डेजर्टेशन थी तो मुझे फोरेंसिक्स में बहुत इंटरेस्ट आया। ओके। आज आप देखेंगे कि भारत के जो न्याय संहिता बिल हैं उसमें फोरेंसिक्स की बहुत बात की जा रही है। तो मुझे जो पीएचडी का जो मेरा बेसिकली टॉपिक है दैट इज़, मैं छोटा सा एक ग्लिम्स दूंगी उसका, दैट इज़ फिंगरप्रिंट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आज के दौर में जब हम बात करते हैं आपका एआई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो फिंगरप्रिंट्स पे जो बेसिकली मैं काम कर रही हूँ तो उसको मैं एआई के साथ कनेक्ट करके काम कर रही हूँ। तो जो मेरा फील्ड एरिया है दैट इज़ चंडीगढ़ इटसेल्फ। मैं यहीं के लोगों के साथ ही जो है सब्जेक्ट्स मेरे रहेंगे तो मैं उनके साथ ही काम करूँगी। ओके। सो इसका आपने जो ये सब्जेक्ट लिया है इसका क्या आप फ्यूचर सोचते हैं? डू यू वांट टू प्रैक्टिकली डू दिस इन फ्यूचर या आप इस पे रिसर्च में काम करना चाहते हैं? डेफिनेटली मैम, प्रैक्टिकल मुझे लगता है जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करते हैं तो वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप एनएसएस की बात करें, चाहे आप अपनी स्टडी की बात करें, तो हर चीज़ की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इज़ मस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकली ही कुछ करूँ। देयर आर लाइक मैनी फोरेंसिक्स लैब्स हैं या हमारे जो डिपार्टमेंट्स में काम चल रहे हैं ऑन रिसर्च बेसिस, तो उसका जो प्रैक्टिकल आउटकम है मैं चाहूँगी मैं उन चीज़ों पे ही काम करूँ। जी जी। तो हमारी यूथ के लिए आप इस चीज़ को एक मैसेज हम आपसे चाहते हैं कि अगर वो इस फील्ड में परस्यू करना चाहें तो इसके क्या फ्यूचर है, कहाँ से इनको शुरू करना चाहिए? बिकॉज़ अभी जैसे एडमिशन्स चल रही हैं +1 +2 की, तो इस एज में यूथ काफ़ी कंफ्यूज्ड होती है चीज़ों को लेके। जैसे आपने कहा कि आपको एक टाइम पे फॉरेंसिक्स में इंटरेस्ट था, देन आप मेडिकल लाइन में आए, देन आपने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया, उसी में आपने अपना पीजी किया। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इट और कैसे इसका रास्ता जाता है? मैम, मैं यूथ को एक मैसेज मेरा ये रहेगा मेरे सब्जेक्ट की तरफ से भी और नेशनल सर्विस स्कीम की तरफ से भी कि जब हम +1 +2 लेवल पे होते हैं हमारे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं जी। तो हम आजकल आप बच्चों के सपने देखेंगे तो होता है कि हमें बहुत कुछ कर जाना है जी जी। तो बहुत कुछ कर जाना में जब हम बात करते हैं हमारे पास 3 चीज़ें जो मैं हमेशा बोलती हूँ दैट वी हैव टाइम। जब हम यूथ की बात करते हैं, यूथ के पास टाइम, एनर्जी और पावर, ये तीनों चीज़ें होती हैं जी। तो बट मेन जो बात जब हम करते हैं उस चीज़ को चैनलाइज करना जी। तो जब यूथ इस चीज़ को चैनलाइज करेगा तो हमारा देश भी तरक्की करता है। एक पॉजिटिव सोच के साथ जब हम काम करते हैं तो उसके साथ ही जब आप सब्जेक्ट की बात करते हो तो वो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना चाहिए जी। तो सोचने से, आपको एक डिसीजन लेने से पहले आपको उस पर एक चिंतन करना चाहिए, सोचना ये करना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट है आपका आप उसमें कैसे आगे लेके जा सकते हैं खुद को, अगर उस सब्जेक्ट में ढाल पा रहे हैं। जैसे जनरली स्कूल लेवल पे बच्चे पहले मेडिकल या नॉन मेडिकल लेंगे तो सम हाउ उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। आजकल जैसे पीयर प्रेशर की हम बात करते हैं या सोसाइटल प्रेशर की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि यूथ को किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जब आप प्रेशर लेंगे तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो रादर देन टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर, आप उस चीज़ को सोचिए, सोच के फिर आप उस कोई ना कोई डिसीजन लीजिए। क्योंकि नेशनल सर्विस स्कीम हमें डिसीजन मेकिंग भी सिखाता है क्योंकि जब आप कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हो तो आपको बहुत तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। जब आप ड्रग्स पे काम कर रहे हो, आप एक ड्रग्स पे अवेयरनेस कर रहे हैं या डोर टू डोर अवेयरनेस कर रहे हैं, तब आपको डिसीजन लेना है कि आपको घर पे जाके किसी और के किस तरीके से बात करनी है, या आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस के आंसर जब बात लेनी है तो वो सामने वाला ऑफेंड तो नहीं हो रहा जी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने हैं। तो वैसे ही आप जब प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं वही सेम चीज़ें आपके सब्जेक्ट में अप्लाई होती हैं जी। तो हर यंगस्टर को मुझे लगता है एनएसएस भी लेना चाहिए ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स देयर पर्सनल लाइफ, वो बरकरार रहे। अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़ेगी उतना ही वो काम अच्छे से कर पाएंगे।
तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों को बड़ा ध्यान में रखते हुए यंगस्टर्स को काम करना चाहिए। जी जी जी, दैट्स अ वेरी गुड मैसेज और रादर बहुत इम्प्लिकेबल भी है। बट मेरा सवाल ये भी था रितिका कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, अगर कोई यूथ, कुछ बच्चे एस्पिरेंट्स इस फील्ड में जाना चाहें तो उसके बारे में आप क्या उनको नॉलेज देना चाहते हैं? जी मैम, बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी जो है इसको हम हिंदी में मानव विज्ञान कहते हैं जी। एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टाइम एंड स्पेस। आपको ह्यूमन बीइंग को सोशली एज वेल एज बायोलॉजिकली दोनों तरीके से स्टडी करना होता है। तो धीरे धीरे आपका जो फोकस है वो आपका किस पे है, आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी में परस्यू करना चाहते हैं या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में परस्यू करना चाहते हैं। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जैसे हम किसी भी सोशल प्रॉब्लम पे काम करते हैं तो हम उसको अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। वी हैव टू बेसिकली अप्लाई सर्टन टेक्निक्स इन द एंथ्रोपोलॉजी जो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड हो। आपकी कम्युनिटी में फॉर से वुमेन्स की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उस पर काम करना है। जैसे अगर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो आपको फोरेंसिक्स में आपको स्टडी करना है या ह्यूमन ग्रोथ को आपने स्टडी करना है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको हर एंगल से ह्यूमन बीइंग को ही स्टडी करना है। और जब आप टाइम एंड स्पेस की बात करते हो तो उसमें एवोल्यूशन आपका आ जाता है, उसमें आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ जाएगा, उसमें आपका ब्लड की जो स्टडी है वो आ जाती है, ग्रोथ पे जो ह्यूमन ग्रोथ है उसकी स्टडी आ जाती है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आपके जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं एक ह्यूमन बीइंग के, जैसे कीनशिप, मैरिज है या आपके रिलेटेड टू सोसाइटी जी, आपके ट्राइबल स्टडीज हैं, आप वो भी परस्यू कर सकते हैं आगे जाके। सो देयर आर पाथ्स इन एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली। यस मैम, तो इसमें जो पाथ्स हैं आपको वो चूज करने होते हैं। एंड एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट विच इज ऑल्सो, जैसे हम यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं एंथ्रोपोलॉजी को एज अ मेन सब्जेक्ट चूज करते हैं। एग्जैक्टली, उस लेवल पे करते हैं जी। तो ये जो है सिविल सर्विसेज में भी बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि आप अल्टीमेटली आपको ह्यूमन बीइंग्स के साथ इंटरैक्ट उन्हीं की साइकोलॉजी से, उनकी बायोलॉजी से। जी, आप रोज आप अपने ऑफिस में जाएंगे, आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। तो एंथ्रोपोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जो आपकी बहुत ही डेली लाइफ में बहुत हेल्प करता है। तो ये जो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और इसके अलावा आपका फ्यूचर स्कोप की, जैसे मैंने बात की, सिविल सर्विसेज हो, फोरेंसिक लैब्स हों, स्पोर्ट्स हों, इसमें भी आपका जो एंथ्रोपोलॉजी बहुत काम एग्जैक्टली अगर आप फिजिकली और सोशली हर एस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग का पढ़ रहे हैं तो दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन शॉर्ट। सो ये मेरा एक क्वेश्चन इसीलिए था बिकॉज ये सवाल जो है इस टाइम यूथ के दिमाग में होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स लिए जाएं, उनका फ्यूचर क्या है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी नॉलेज ही नहीं होती। तो रितिका, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। हम उम्मीद करते हैं कि एनएसएस के साथ आप जुड़े रहेंगे, सोशल वर्क के साथ यूं ही, और अवार्ड्स नेशनली आप चंडीगढ़ को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे। आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से आपको गुड लक है, बेस्ट विशेस हैं। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने मुलाकात की रितिका से, जो एक यंग अचीवर भी हैं और अभी अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। आप हमारे एपिसोड को डीडी के रिप्ले के बाद यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। द एपिसोड विल बी अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ गो सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टू सी अस ऑन यूट्यूब। आज के दर्पण में इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी अगली पर्सनैलिटी के साथ। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।